एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 4 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। तो क्या है आपका हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में पाठ 4 है आपका लिंग। तो बच्चों, लिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग क्या है? चिन्ह या पहचान का साधन, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 आपके भेद हो गए लिंग के। अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग उसे कहते हैं या वो कहलाते हैं जिनसे पुरुष जाति के होने का बोध होता है, तो उन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम पुल्लिंग जो शब्द हैं उनकी पहचान के कुछ नियमों को पढ़ करके समझेंगे। पहला नियम है देशों के नाम। तो कुछ ऐसे ये शब्द जो हैं, ऐसे चीजें हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। तो देशों के नाम में कौन से? जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, भूटान आदि, ये सारे किसके? देशों के नाम के अंतर्गत आते हैं और ये पुल्लिंग में है। इसके बाद इसके अंतर्गत आते हैं पर्वतों के नाम। तो जो पर्वतों के नाम है, जैसे आपका हिमाचल हुआ, कैलाश हुआ, विंध्याचल हुआ, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। इसके बाद प्रायः भारी, मोटी, विशाल वस्तुएं जितनी भी होती हैं, जैसे रस्सा, टीला, पत्थर, गट्ठा आदि, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। इसके बाद है ग्रहों के नाम। ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति आदि, जितने भी ये ग्रह हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। इसके बाद है फलों के नाम। जो फल हैं आपके, जैसे केला, सेब, अनार, संतरा, ये सब जितने भी फल हुए ये सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है सिर्फ नंबर पे अनाजों के नाम। जो भी अनाजों के नाम है, जैसे चना, गेहूं, बाजरा इत्यादि, जो ये हैं ये सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। इसके बाद वृक्षों के नाम। वृक्ष के नाम जैसे आम, नीम, पीपल आदि, जितने भी ये वृक्ष हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बच्चों धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, तांबा, स्टील आदि, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। इसके बाद आपके दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, जितने भी हैं ये सारे दिन आपके किसके अंतर्गत हैं? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। इसके बाद आपके महीनों के नाम है। जो महीनों के नाम है वो भी आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। इसके बाद है बच्चों स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के पहचान के कुछ नियम है, जैसे कि पहला है भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के जो नाम होते हैं वह स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ता, या, ई, री, आस, उ, ता आदि जो ये वर्ण आते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद तीसरा इसमें नियम है तिथियों व नक्षत्रों के नाम। स्त्रीलिंग में तिथियों व नक्षत्रों के नाम भी आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के जो भाग हैं उनके भी नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भोजन व मसालों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम प्रायः किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के ही अंतर्गत होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही होते हैं। वो कौन से शब्द है बच्चों?
आइए हम देखते हैं। पहला है प्रायः पुल्लिंग शब्द, मतलब जो ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में ही आते हैं, वह चाहे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाए या फिर पुरुष जाति के लिए। जैसे मंत्री, राजदूत, अध्यापक, ड्राइवर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राजदूत, खटमल, पक्षी, पशु, मच्छर आदि। जो ये इस तरीके से जो शब्द हैं ये प्रायः पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं, चाहे वह स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाए या फिर पुरुष जाति के लिए। इसके बाद प्रायः स्त्रीलिंग शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो प्रायः स्त्रीलिंग में ही आते हैं। कौन कौन से? नर्स, धाई, सती, संतान, सुहागन, कोयल, मैना, मकड़ी आदि। ये शब्द क्या है? ये प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिंग क्या है? लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। इसके बाद इसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की पहचान जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, भूटान आदि। पर्वतों के नाम हिमाचल, कैलाश, विंध्याचल आदि। इसके बाद प्रायः भारी, मोटी, विशाल वस्तुएं जैसे रस्सा, टीला, पत्थर इत्यादि जैसे गट्ठे हुए, ये सारी जितनी भी भारी चीजें होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुष जाति के अंतर्गत। इसके बाद ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शनि, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। इसके बाद फलों के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम और धातुओं के नाम, दिनों के नाम व महीनों के नाम। जितने भी ये सब हैं ये आपके पुरुष जाति का पहचान कराते हैं कि ये पुल्लिंग में शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है बच्चों स्त्रीलिंग की पहचान। किन शब्दों से होती? जैसे जो भाषाएं, बोलियां, लिपियों के नाम जो होते हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, ता, या, ई, री, आस, उ, ता आदि वर्ण आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम व शरीर के कुछ भागों के नाम, इसके साथ साथ भोजन व मसालों के नाम, नदियों के नाम, ये सभी किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। इसके बाद बच्चों प्रायः जो पुल्लिंग में ही आते हैं ऐसे शब्द, चाहे वो किसी के लिए भी प्रयोग किए जाए, स्त्री जाति या पुरुष जाति के लिए, जैसे मंत्री, राजदूत, अध्यापक, ड्राइवर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राजदूत, खटमल, पक्षी, पशु, मच्छर आदि। जो ये शब्द है प्रायः पुल्लिंग में ही आते हैं। प्रायः स्त्रीलिंग में जो पाए जाने वाले शब्द हैं वे कौन से हैं? नर्स, धाई, सती, संतान, सुहागन, कोयल, मैना, मकड़ी आदि। तो ये शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। तो बच्चों आप आज लिंग शब्द का अर्थ क्या है इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा को याद करेंगे तथा लिंग के कितने भेद होते हैं उनको याद करते हुए उनकी पहचान में क्या अंतर होता है, किन शब्दों से हम पहचानते हैं कि ये प्रायः पुल्लिंग शब्द में आते हैं, ये प्रायः स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था आकस्मिक प्रक्रियाओं
करती हैं उन्हें हम आकस्मिक प्रक्रियाएं या अकस्मात प्रक्रियाएं कहते हैं। सडनली हैपन। तो अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। तो ज्वालामुखी क्या होते हैं बच्चों? पृथ्वी की सतह पर पहाड़ के रूप में उपस्थित आकृति को ज्वालामुखी कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो पहाड़ के रूप में उपस्थित आकृति होती है उसको ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें अत्यंत ऊर्जा का समावेश होता है और इसके ऊपरी सतह पर एक मुख के जैसे दरार पाई जाती है एवं सक्रिय होने पर इससे गर्म लावा भीषण अग्नि के रूप में बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? अत्यंत ऊर्जा का समावेश होता है और इसके ऊपरी सतह पर क्या होता है? एक मुख के जैसे दरार पाई जाती है और जब ये सक्रिय हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, गर्म होने पर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने पर क्या हो जाता है? इससे गर्म लावा जो होता है भीषण अग्नि के रूप में बाहर निकलता है। हर साल ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट भयंकर तबाही का रूप ले लेते हैं और आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी की निचली परत में बहुत अधिक मात्रा में जियोथर्मल ऊर्जा दबी हुई अवस्था में मौजूद रहती है। तो पृथ्वी की निचली परत में अधिक मात्रा में कौन सी ऊर्जा उपस्थित रहती है? जियोथर्मल ऊर्जा। कैसे उपस्थित रहती है? दबी हुई अवस्था में उपस्थित रहती है, किंतु समय आने पर ये जो ऊर्जा होती है विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। जैसे समय आता है तो ये ऊर्जा क्या हो जाती है? विस्फोट के रूप में बाहर प्रकटित हो जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों? पहाड़ का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत का मुख बनता है और ये फट जाता है। ज्वालामुखी जो क्रिया है, ज्वालामुखी अंतर्जनित गतिविधि है। तो यदि विस्फोट थोड़ा या हल्का होगा तो वहां पठार का निर्माण होगा, लेकिन यदि विस्फोट भारी होगा तो वहां पहाड़ का निर्माण होगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? विस्फोट पर डिपेंड करता है कि यदि पृथ्वी की निचली परत में कैसी ऊर्जा पाई जाती है? जियोथर्मल ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन जब इस समय आने पर ये ऊर्जा क्या हो जाती है? विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। तो यदि हमारा जो विस्फोट है बहुत हल्का होगा या कम होगा तो पठार का निर्माण होगा, लेकिन यदि हमारा विस्फोट भारी होगा तो पहाड़ का निर्माण होगा। तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी के नीचे गहराई में, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अत्यधिक ताप व दबाव रहता है, तो पृथ्वी के नीचे गहराई में अत्यधिक ताप व दबाव के कारण क्या हो जाता है? बहुत अधिक गर्मी रहती है। अत्यधिक गर्मी, ताप व दबाव के कारण चट्टानें क्या हो जाती है बच्चों? पिघलने लगती हैं। तो ये पिघले हुए पदार्थों और गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो पिघले हुए पदार्थों और गैसों के मिश्रण को मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा विस्फोट के द्वारा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, मतलब जब ये मैग्मा जब विस्फोट होता है तो ये मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, विस्फोट के द्वारा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तब इसे क्या कहते हैं हम लोग? तब इसे हम लोग लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अधिकांशतः मैग्मा पृथ्वी की सबसे कमजोर परत एस्थनोस्फीयर में पाया जाता है। तो मैग्मा के ज्वालामुखी से बाहर आने पर इसके साथ क्या होता है बच्चों? गर्म राख व विषैली गैसें भी निकलती है। तो सबसे पहले क्या होता है? मैग्मा। तो जैसा कि मैंने मैग्मा बताया, मैग्मा क्या होता है? पिघले हुए पदार्थों व गैसों के मिश्रण को मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के द्वारा ये जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने पर ये क्या हो जाता है? लावा बन जाता है। तो ये सबसे निचली परत में पाया जाता है और मैग्मा के ज्वालामुखी से बाहर आने पर इसके साथ क्या निकलती है? गर्म राख निकलती है, विषैली गैसें निकलती है। कई बार ऐसा होता है कि जमीन विस्फोट के कारण जोर से हिलने लगती है, जिससे क्या होता है? भूस्खलन होता है। भूस्खलन होता है भूमि का अपनी जगह से हट जाना या कट जाना एवं बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ज्वालामुखी का गठन कैसे होता है। ज्वालामुखी का गठन होता है पृथ्वी के गहराई में गर्मी तथा दबाव के कारण जो होता है आसपास की चट्टानें पिघलने लगती हैं, मैग्मा बढ़ता है और इससे चारों चट्टानें जो होती हैं जो सतह से ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक जो मैग्मा होता है सतह तक पहुंचता है और बाहर की तरफ बहता है तथा छिद्र से होकर पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है और जब ये बाहर आता है तब लावा बन जाता है। इसलिए जब बाहर आने पर लावा का रूप धारण कर लेता है और शीघ्र ही जो लावा होता है ये क्या
जिससे हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो बच्चों ज्वालामुखी के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है बच्चों शील्ड ज्वालामुखी। ये जो शील्ड ज्वालामुखी होते हैं ये आग्नेय पत्थर या बेसाल्ट से बनकर निर्मित होते हैं। किससे बनकर निर्मित होते हैं? आग्नेय पत्थर या बेसाल्ट से बनकर ये निर्मित होते हैं और बाद में ऊष्मा के कारण द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले तो कैसे निर्मित होते हैं? आग्नेय पत्थर और बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, लेकिन बाद में ऊष्मा के कारण क्या हो जाते हैं? द्रव्य में परिवर्तित, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका विस्तार दूर तक फैला होता है, किंतु ढलान में क्या होते हैं? कम होते हैं। और इनमें कैसा लावा पाया जाता है? इनमें फ्रोजन लावा पाया जाता है, यानी जमा हुआ लावा पाया जाता है। इनमें कैसा लावा पाया जाता है बच्चों? फ्रोजन लावा पाया जाता है एवं हवाई द्वीपों पर अधिकतर इनका निर्माण होता है। विस्फोट के दौरान जो गर्म लावा जो होता है बच्चों बहुत दूर तक एवं बहुत ऊंचाई तक ठहरता है। तो गर्म होने के कारण विस्फोट होता है, तो विस्फोट के दौरान क्या हो जाता है? जो लावा होता है बहुत दूर तक और बहुत ऊंचाई तक जाता है। दूसरे हम बात करते हैं राख या शंकु ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी के भीतर क्या होता है बच्चों? ज्वलनशील प्रवृत्ति के छोटे छोटे आकार के पत्थर पाए जाते हैं। ज्वलनशील मतलब जिन पदार्थों की प्रवृत्ति कैसे होती है, जिन पत्थरों की प्रवृत्ति कैसे होती है? ज्वलनशील प्रवृत्ति होती है, जलने वाली प्रवृत्ति होती है। तो इसमें ज्वलनशील प्रवृत्ति के छोटे छोटे आकार के पत्थर पाए जाते हैं। इनकी ढलान क्या होती है? इनकी ढलान काफी तीव्र होती है। पहले वाले ज्वालामुखी की ढलान कैसे थी? कम तीव्र थी, लेकिन इनकी ढलान क्या होती है? काफी तीव्र होती है एवं इसमें राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, राख या शंकु ज्वालामुखी। शंकु को कहते हैं बच्चों राख, शंकु का अर्थ होता है राख। तो इसमें राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का जो आकार होता है छोटा होता है और ये बहुत कम भयंकर उत्पाद मचाते हैं। मतलब ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो उत्पाद होता है, इनके द्वारा तबाही होती है, वो बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा आता है संयुक्त ज्वालामुखी, कंबाइंड वोल्केनो। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी की ढलान क्या होती है बच्चों? मध्यम होती है। सबसे पहले ज्वालामुखी की ढलान क्या होती है? कम तीव्र होती है। इसकी तो राख या शंकु ज्वालामुखी की ढलान कैसी होती है? काफी तीव्र होती है। लेकिन जो संयुक्त ज्वालामुखी है इनकी ढलान क्या होती है? मध्यम होती है। और इनमें ऊपर की तरफ क्या होते हैं? गड्ढे पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर बच्चों होता है रेत, जिसके अंदर रेत, बजरी सभी मिश्रित अवस्था में, मिश्रित मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से संयुक्त ज्वालामुखी कहते हैं, कंबाइंड ज्वालामुखी। तो इसमें क्या होता है? रेत की मात्रा होती है, मैग्मा भी होता है और क्या कहते हैं आपको? बजरी भी होती है। तो इसलिए इस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी को हम संयुक्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के ज्वालामुखी के प्रकार हो गए। शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? आग्नेय पत्थर या बेसाल्ट से बनकर निर्मित होते हैं। राख ज्वालामुखी क्या होते हैं? इसमें ज्वलनशील प्रवृत्ति के छोटे छोटे आकार के पत्थर पाए जाते हैं और राख की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। संयुक्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? इसमें राख के अलावा दूसरे पदार्थ भी पाए जाते हैं। राख तो पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे रेत, कंकड़, पत्थर, बजरी सभी मिश्रित मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से संयुक्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे हो गए आकस्मिक प्रक्रियाओं में भूकंप के बारे में मैंने बताया और ज्वालामुखी के बारे में बताया। अब मैं बात करने जा रही हूँ बाह्य प्रक्रियाओं के। तो बाह्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों? बाह्य प्रक्रियाओं का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर बाहर से बल डालने पर जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है उसे हम लोग बाह्य प्रक्रियाएं या बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। आंतरिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जो अंदर से बल डालती हैं। पृथ्वी के नीचे गहराई में बल पड़ने पर जो प्रक्रियाएं होती हैं जिससे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है उसे हम लोग आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन बाह्य प्रक्रियाएं क्या होती है? जो बच्चों बाहर से बल डालती है। बाहर से बल डालने पर जिनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है उन्हें हम बाह्य प्रक्रियाएं कहते हैं। बाह्य प्रक्रियाओं में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षय। अपक्षय सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो अपक्षय, जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, बात करते हैं अपक्षय क्या होता है? ताप, वायु, जल तथा प्राणियों के कार्यों के
से यांत्रिक व रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों के अपने स्थान से कमजोर होने, टूटने, सड़ने व विखंडित होने को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ताप, वायु और जल, इसके क्या कारक है? ताप के द्वारा बहुत अधिक गर्मी के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटने लगती है, सड़ने लगती हैं और विखंडित होने लगती हैं। वायु के द्वारा, तेज वायु के द्वारा भी चट्टानों का विघटन हो जाता है, तेज बहते हुए जल के द्वारा भी चट्टानों का विघटन होता है। तो ये इसके तीन कारक हैं, ताप, वायु और जल तथा प्राणियों के कार्यों की वजह से, प्राणियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ओवर माइनिंग करने से, खदानों को खोदने से भी क्या होता है? चट्टानों का विघटन होने लगता है। तो ताप, वायु, जल तथा प्राणियों के कार्यों के प्रभाव जिनके द्वारा कैसे परिवर्तन होते हैं? यांत्रिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इन यांत्रिक व रासायनिक परिवर्तनों से क्या होता है? चट्टानें जो होती हैं अपने स्थान से हिलने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, टूटने, सड़ने व विखंडित होने लगती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के तीन प्रकार हैं, भौतिक अपक्षय, सेकंड है हमारा रासायनिक अपक्षय, और थर्ड हमारा क्या है? जैविक अपक्षय। ये तीन तरह के हमारे अपक्षय हो गए, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। तो अपक्षय को मैंने क्लियर कर दिया, क्या होता है? चट्टानों का अपने स्थान से हिलना। अब हम अपक्षय के प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो तीन तरह के अपक्षय होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय की बात करते हैं बच्चों, वायु, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं जैसे कि ऊष्मा, जल, हिम तथा वायु दाब के सीधे संपर्क में आने पर चट्टानों तथा मिट्टी का टूटना आता है। तो किसके संपर्क में आने पर? जल, हिम तथा वायु दाब और ऊष्मा के सीधे संपर्क में आने पर चट्टानें क्या हो जाती है? टूटने लगती है, मिट्टी टूटने लगती है। तो हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो भौतिक अपक्षय तापमान, दबाव और पाला आदि के कारण होता है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान। तापमान में परिवर्तन विस्तार या चट्टान के संकुचन का कारण होता है। यह थर्मल अपक्षय या अलग अपक्षय के रूप से जाना जाता है। पाला पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जहां तापमान जल के हिमांक के आसपास होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है बच्चों? रासायनिक अपक्षय चट्टानों की संरचना में परिवर्तन से होता है। जब पानी खनिजों से मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उन्हें बदल देता है। जब खनिजों में पानी मिल जाएगा तो क्या होगा कि रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा पानी जो होगा वो खनिजों को बदल देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय एक सतत व क्रमिक प्रक्रिया है जो चट्टान के खनिज सतह के पास के पर्यावरण को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भौतिक अपक्षय में क्या होता है? वायुमंडलीय दशाओं के संपर्क में आने पर चट्टानों का टूटना या मिट्टी का टूटना होता है। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? खनिजों में परिवर्तन होने से रासायनिक अपक्षय होता है। जब पानी खनिजों में मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उन्हें बदल देता है तो उसमें क्या होता है? हमारा रासायनिक अपक्षय होता है। तो रासायनिक अपक्षय में बच्चों हमारे ऑक्सीकरण और जलीकरण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अब लास्ट अपक्षय की हम बात करने जा रहे हैं जैविक अपक्षय। जैविक जैसे कि जीवन से संबंधित। तो इसमें रहने वाले सजीव यांत्रिक अपक्षय के लिए योगदान करते हैं। लीचेंस और मांस बंजर चट्टानों की सतह पर उगते हैं। तो ये जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, लीचेंस और मांस बंजर कहाँ होते हैं? चट्टानों की सतह पर उगते हैं और एक आर्द्र रासायनिक सूक्ष्म पर्यावरण पैदा करते हैं। तो बच्चों ये तीन तरह के अपक्षय हैं। तो आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया? आज मैंने आप लोगों को ज्वालामुखी पर्वत का गठन और अपक्षय के प्रकारों के बारे में बताया। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Myself Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का मैथ क्लास में स्वागत है।
बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। इसमें 4 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं, बाकी 2 सेम है लगभग वैसे ही। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 1/12 इंटू 1/12 इंटू 1/12 इंटू 1/12 बराबर, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो ये 4 बार लिखा हुआ है, तो 1/12 को तो हम ऐसे लिख देंगे और होल घात 4, ये इसका घातांकीय रूप हो गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इस तरीके से, ठीक। तो ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू आधार तो हमें ये एक लिख दे -7/3 होल घात। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसलिए 5 यानी 5 -7/3 के घात 5, इसका आंसर हो गया। शायद समझ गए होंगे। ऐसे ही इनके दोनों पार्ट और हैं, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है मान ज्ञात कीजिए। 8 मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 3/14 के घात 2, 3/14 3/14 पावर 2 इक्वल्स टू, तो 3/14 इंटू 3/14 इक्वल्स टू 3 3 9 अपान 14 14 में 196, और ये आपका आंसर मिल गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 5/7 के घात 3, 5/7 के घात में 3, तो बराबर 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7 बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। तो बराबर 5 का गुणा करेंगे, 5 25 5 125 और बटे 7 7 49 7 343, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। -2/3 थर्ड पार्ट, -2/3 के होल घात 2, होल घात में 2 यस इक्वल्स टू -2/3 इंटू -2/3 ऐसा। तो -2 का -2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4, और 3 का 3 से करेंगे तो 3 का 9, और ये आंसर मिल गया। इसके 3 पार्ट इस प्रकार से आप कर सकते हैं, चौथा, पांचवा और छठवां बिल्कुल सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है व्युत्क्रम, निम्न का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। निम्न के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है आपका -5 के घात में 3 का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम बराबर -5/3
1/-5 के घात में 3। केवल इसके बटे में 1 कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका व्युत्क्रम हो गया। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट है 1/4 के होल घात 4 का व्युत्क्रम बराबर, इसी संख्या का रेसिप्रोकल नोट कर देते हैं तो 4/1 का मान 4 हो गया और घात में 4 हो गया। थर्ड पार्ट में है 15/20 के घात में 5 तो बराबर का व्युत्क्रम बराबर नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी 20/15 के घात में 5। चाहे तो हम 5 से इसको काट सकते हैं तो 4/3 हो जाएगा घात 5। इसके 3 पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, इनको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस इनमें कुछ नहीं, जिसमें केवल एक ही संख्या लिखी हो, पूर्ण संख्या लिखी हो, उसके बटे में 1 करके और व्युत्क्रम लिखने के लिए नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। सभी संख्याओं में इसी प्रकार से लिखा है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9 हो गया। 10 निम्न परिमेय संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 घातांकीय रूप में लिखो। घातांकीय रूप में लिखो। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका 49/144। 49/144 तो बराबर, अगर हम 49 के प्राइम फैक्टर करें तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, तो 7 × 7 और 14 के अगर करते हैं तो 144 के, तो 12 में 144 होता है। वैसे अभाज्य गुणनखंड 144 के आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। 144 तो 2 से भाग जाएगा 72 आ जाएगा, और 2 से जाएगा तो 36, और 2 से आएगा तो 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 1। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड मिल गए इसके 2 × 2 × 2 और गुणा 2 गुणा 3 × 3। तो अब इसके देखो पेयर कैसे बनाएंगे। अगर हम एक ये 2 ले लें और एक 3 ले लें, ये 2 ले लें और ये 3 ले लें, या इसको एक पेयर बना लें और इस 3 को इसके साथ ले लें तो पेयर बन जाएगा, यानी बराबर 7 बटे एक पेयर को लें, 2 दूनी 4 के 12, चूंकि 12 ये भी रह गया, 12 × 12 होगा, या हम कह सकते हैं 12 × 12 और यहाँ भी लिख दीजिए 7 ऐसे, तो बराबर 7/12 के घात में 2, और ये आंसर हो गया, घातांक रूप में हो गया। 7/49/144 का घातांकीय रूप 7/12 होगा। इसी प्रकार से -1/216 इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है -1/216। तो 216 के भी हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 216 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए वैसे हमें मालूम है 6 36 छक्का 216 होता है, तो 3 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। तो चलो हम ऐसे लिख देंगे -1 अपान कितना लिख दें हम, -2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 इस तरीके से मिल गया। तो अगर इनका पेयर बनाए तो 2 3 का पेयर बना दे, 2 3 2 3 2 3 ऐसे, तो एक वस्तु ये हो गया -1/6 के पावर 3 इक्वल, इसको हम कह सकते हैं 1 का होल पावर 3, और ये आपका घातांकीय रूप हो गया। तो शायद समझ गए होंगे, ये 216 के आप अभाज्य गुणनखंड यहाँ करके तब लिख सकते हैं इनको। तो इस प्रकार से अब इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट।
सभी एक जैसे हैं, आभार गुणनखंड करने रहेंगे। थर्ड पार्ट में -125/343 -125/343 बराबर -125 के आवाज गुणनखंड करेंगे तो -5 गुणा -5 गुणा -5 और अपान में 343 के 7 सत्ते 49 सत्ते 343, या आप ऐसे कर सकते हैं 343 के आवाज गुणनखंड करें तो 7 से होगा, 7 चौको 28, 7 9 63, फिर 7 से होगा 7 सत्ते 49, ऐसे तो 7 × 7 × 7, एक 5 के नीचे 7 ले लीजिए तो बराबर हो गया -5/7 के घात में 3, शायद आ गया होगा इसका घातांकी रूप में, यानी -125/343 का घातांकीय रूप -5/7 होगा। तो इसी प्रकार से 3 आप, और ऐसे ही हैं 6 पार्ट है इसके, तो 3 मैंने बता दिया, 3 आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। फिर 11 नंबर में है सरल कीजिए, 11 नंबर में है सरल कीजिए। 11 नंबर सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसमें भी 4 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं, पहला और दूसरा, या पहला और तीसरा बता दें। तो पहले तो टेस्ट की बात करते हैं। 9² - 4² और फिर है इंटू -3/7 के घात में 2 और गुणा 34/9, 34/9। इसके मान को ज्ञात करना है। तो पहले तो हम 9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करें और फिर इसको सॉल्व करें। तो बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 -4 चौको 16 और गुणा इसमें -3/7 के घात में 2 गुणा 34/9। 81 में से 16 को घटाएंगे तो 11 में 6 जाएगा तो 5 रह गया, यहाँ 7 रह गया, 7 में 1 6 हो गया बराबर, और 65 रह गया केवल, और गुणा यहाँ पर -3/7 गुणा -3/7 गुणा 34/9। तो देखिए 3 × 9, ये धनात्मक संख्या हो जाएगी तो 9 से ये कट जाएगी। और अब चूंकि कहीं कोई कैंसिल होने की गुंजाइश नहीं है, ना ही 7 से 34 कटता है और ना ही 7 से 65 कटता है, तो बराबर हमको इनका गुणा करके लिखना होगा। 65 गुणा 34/7 सत्ते 49 बराबर, इसका गुणा कर लेते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 6 24 2 26, 3 5 15 और 3 6 18 और 1 19, 0 6 5 11 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, यानी 2210/49। और अब चाहें तो इसको 49 से भाग दे सकते हैं और ना चाहें तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है, इसको हटा, 11 का थर्ड पार्ट है, का थर्ड पार्ट 3/7 के घात 2, 3/7 के घात में 2 गुणा 25/27, 25/27 और गुणा -1/5 के घात में 2, -1/5 के होल घात 2।
तो पहले 3/7 के होल घात को सॉल्व करेंगे। तो 3 गुणा 3/7 गुणा 7 गुणा 25/27। तो 25 के हो गए 5 गुणा 5/27, 3 त्रिका 9 3 27 और गुणा। अब चूंकि पावर 2 है इसलिए प्लस में हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 1/5। तो देखो ये 3 ये ऐसे कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गए। अब न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो हो गया 1/7 7 49 त्रिका, ये 3 बच गया, 7 यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 3 बराबर हो गया 1/49 गुणा 3 बराबर 1/3 9 27, 3 चौको 12 और 2 14, 147 और ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई, 3.1 पूरी हो गई। तो बच्चों आज इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 7th H में ये कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास है, चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर। इसमें हम लोगों को आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका माइक्रो कंप्यूटर्स पीसी होते हैं, ठीक है, लैपटॉप है आपका, कॉमटॉप है, दीज आर द माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर की जो कैटेगरी है वो है पीसी। तो पहले हम लोग पीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पीसी का जो क्लासिफिकेशन, डिफरेंट तरीके के पीसी हैं। सबसे पहले आपका पीसी जिसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद आता है पीसी एक्सटी, इसको हम लोग कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म जरूर पूछे जाएंगे, सभी लोग ध्यान रखें। फिर उसके बाद है पीसी 80, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब आता है सबसे पहले हम लोग इस पीसी के बारे में, ये पीसी है क्या। जनरली हम लोग जो अपनी लैब में, कंप्यूटर लैब में देखते हैं, दीज आर कॉल्ड द पीसी। हम लोग इनको पर्सनल कंप्यूटर ही कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सीधी सी बात है पर्सनल वर्क के लिए होते हैं, ठीक है, पर्सनल वर्क के, और जनरली जो है व्यापार संबंधी कार्य में। तो व्यापार संबंधी हमारे कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जनरली लोग जो छोटा मोटा जो अकाउंट का काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पीसी यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो पीसी है, इसका जो आविष्कार जो है वो किसने किया था। पीसी का आविष्कार आईबीएम कंपनी ने किया था 12 अगस्त 1981 में, 1981 में आईबीएम कंपनी ने किया था। ये जो आईबीएम कंपनी है इसका पूरा नाम क्या है, दिस इज द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पूरा नाम क्या है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर कोशिश यही करिएगा जो फुल फॉर्म है उनको आप इंग्लिश में ही लिखें। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। ओके, 12 अगस्त 1981 में इसको डेवलप किया गया था। जनरली ये पर्सनल कंप्यूटर, और पीसी को ही हम लोग डेस्कटॉप भी कहते हैं, ठीक है, पीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। और ये पर्सनल कंप्यूटर और व्यापार संबंधी कार्यों में इनका यूज होता है। अब आती है बारी ये पीसी एक्सटी क्या होते हैं। पीसी एक्सटी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसी का ही एक्सटेंड मींस आगे, मतलब इसी में इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में। इसमें आपका 8088 प्रोसेसर यूज होता था। इसमें जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो कौन सा है आपका, 8088 प्रोसेसर यूज होता था। और पीसी जो आपका पीसी एक्सटी था, इसमें हार्ड डिस्क भी आपकी यूज होती थी। इसमें क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क भी यूज होती थी। जनरली आपका जो ये आपका पीसी एक्सटी है ये भी आपका बिजनेसमैन यूज करते थे, आपका जो मतलब व्यापारिक कार्य में यूज होता था, और पर्सनल यूज के लिए
ये वाला आपका PCXT जो है वो यूज़ किया जाता था। अब उसके बाद आती है बारी आपकी ये PCAT क्या है। PCAT जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सीधी सी बात है जो आपका प्रोसेसर लगा होगा वो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी का लगा होगा। तो इसमें आपके जो प्रोसेसर लगे हुए हैं वो है आपका 80286 प्रोसेसर है, 80386 एंड 80446 इसमें ये प्रोसेसर लगे हुए हैं। और इनमें आपके जो फेमस जो कंप्यूटर थे दैट इज द Pentium 2, Pentium 3, 4 ये सीरीज इसमें आपकी कंप्यूटर की थी। और ये भी आपका जो है वो आपका जनरली बिजनेस में और हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर में यूज कर रहे थे वो थे। उसके बाद बच्चों अब आपका आता है इसी में जो नेक्स्ट अब आपका है जो पॉम टॉप और आपका लैपटॉप के बारे में। ये आपका है लैपटॉप कंप्यूटर और सेकेंड आपका है पॉम टॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप कंप्यूटर जो क्या होता है, सबसे पहले चीज़ तो क्या है ये बैटरी से चलते हैं, ठीक है। पीसी आपके इलेक्ट्रिसिटी इनके लिए ज़रूरत होती है, लेकिन आपके लैपटॉप जो है वो बैटरी से यानी कि इनकी बैटरी को चार्ज किया जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये पीसी से महंगे होते हैं, ठीक है। इनमें आपका क्या होता है, एक आपका ये ब्रीफकेस की तरह ही होता है। अगर आप जैसे ब्रीफकेस को खोलते हैं तो उसका स्क्रीन जो सामने जो वो होगा तो उसमें स्क्रीन होता है और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें इसका कीबोर्ड होता है, ठीक है। इसी में ही इसका माउस जो है वो इनबिल्ट होता है, यानी कि हमको इसमें अलग से माउस लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये बिल्कुल वर्क वैसे ही करता है जैसे हमारा पीसी करता है, ठीक है। अब आपकी बारी आती है पॉम टॉप कंप्यूटर। पॉम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर इनका साइज बहुत छोटा होता है। जनरली इनको एक मोबाइल की तरह जो है वो कोई भी पर्सन अपनी पॉकेट में रख के जा सकता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इसमें कैलकुलेटर में जैसे कैलकुलेटर की तरह ही होगा। इसकी कैलकुलेटर की तरह इसमें एक स्क्रीन होती है, जैसे कि आपका लैपटॉप में एक स्क्रीन है पर लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है लेकिन इसकी पॉम टॉप की स्क्रीन छोटी होती है। और कैलकुलेटर की तरह जैसे कैलकुलेटर में आपका कीपैड होता है वैसे ही इसमें कीपैड भी होता है, लेकिन इनकी कॉस्ट जो होती है जो पॉम टॉप की होती है ये आपके इनकी जो कॉस्ट होती है वो अपेक्षाकृत आपके लैपटॉप से कम होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपका, इनमें भी हम लोग इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो होती है वो कम होती है और इनको हम लोग जो है सेलुलर फ़ोन के साथ भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेलुलर फ़ोन के साथ भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपका आज ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है। इसमें आपने जितने भी तरीके के आपके विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स थे अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड द बेस्ड ऑफ द पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोगों के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये आज आपने देख लिया। अब हम लोग इसमें जो है इनकी एक्सरसाइज पे हम लोग देख लेंगे कि हम लोग आज इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो वो आपका रिवीजन में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फिल इन द एक्सरसाइज। हो गया बच्चों, एक्सरसाइज में हम लोग आज सही का निशान लगाओ ये करेंगे। का आपका है सही का निशान लगाइए। सबसे पहला इसमें है सुपर कंप्यूटर की गति कितनी होती है, 103 सेकेंड, 10,000 MIPS, 109 सेकेंड और 106 सेकेंड। सीधी सी बात है, सामने सामने दिख रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका 10,000, ठीक है। 10,000 से 10,000 MIPS। MIPS का पूरा नाम क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये फुल फॉर्म जो बीच बीच में हम बताते जा रहे हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिए, ये आपके टेस्ट में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सुपर कंप्यूटर की गति कितनी हो गई, 10,000 MIPS। सेकंड क्वेश्चन आपका है मिनी कंप्यूटर को में कितने व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर हमने पहले भी बताया था आपका कि ये आपका मल्टी यूजर सिस्टम, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग तो है ही बट ये मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि एक साथ बहुत सारे यूजर आपके काम कर सकते हैं। तो इसमें आपका असंख्य 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति और 35 व्यक्ति। आंसर आपका इसमें आपका है, आंसर है आपका 35 व्यक्ति इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इसके 4 ऑप्शंस हैं, मिनी कंप्यूटर से बड़े, सबसे बड़े, मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े और सबसे छोटे।
माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं। इसका जो राइट आंसर वो ये है, माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका सही का निशान लगाओ। एक्सरसाइज आपका ये फिनिश हो गई और कल अभी हम लोग जो वीडियो है उसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।